आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का दो पार्ट है। एक स्केलर प्रोडक्ट जो हम पहले देख चुके हैं, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल है वो हम क्रॉस साइन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ डॉट साइन यूज कर रहे थे। तो जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके आपको तीसरा वेक्टर जो है, सॉरी, तीसरा आपको जो है स्केलर क्वांटिटी मिल रहा था, तब उसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट में आपको जो दो वेक्टर है वो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर मिलेगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपली। तो इसको चलिए सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो दो वेक्टर मेरा, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। तो और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिफाइन होगा मॉडुलस ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड मॉडुलस बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक। यहाँ पर क्योंकि जो तीसरा यानी कि प्रोडक्ट जो मेरा आ रहा है वो एक वेक्टर है, तो उसका जो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एन कैप साइन यूज करते हैं ना। तो एन कैप क्या है? एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है मेरा प्रोडक्ट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में हम जैसे देखें कि यहाँ पर जो दोनों का प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एन कैप के बारे में हम बात कर लेते हैं। कैप ऐसे भी जहाँ पर आपको लग रहा है वो यूनिट वेक्टर का पहचान है। ठीक है, ये हम बात कर चुके थे जब हम कंपोनेंट फॉर्म देख रहे थे किसी वेक्टर को जो कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में डिफाइन किए थे। तो उसी के अनुसार आप एन कैप को समझिए कि एन कैप जो है प्रोडक्ट वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। ठीक। तो हम पहले डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। जो मेरा प्रोडक्ट में जो तीसरा वेक्टर आ रहा है प्रोडक्ट में, उसका डायरेक्शन कैसे निकलता है? तो उसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। राइट हैंड थंब रूल सिंपली क्या है? मान लीजिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक है, दो वेक्टर है मान लेते हैं। एक वेक्टर मेरा है एक्स वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालना है वाई वेक्टर से। ठीक। तो इसका जो तीसरा वेक्टर है, ठीक है, समथिंग इंटू एन कैप। एन कैप यानी कि एक यूनिट वेक्टर होगा। तो एन कैप किस डायरेक्शन में होगा? अगर एक्स वेक्टर जो है यहाँ लिए है वो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर है, वाई वेक्टर जो लिए हैं वो वाई एक्सिस पर है, तो एन कैप किस डायरेक्शन में होगा? तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आप सबसे पहले अपना हाथ जो है राइट हैंड, उसको सीधा रखिए और सीधा एक्स एक्सिस पे उसको रखिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन की तरह। ठीक है। फिर जो सेकंड वेक्टर है यानी कि वाई वेक्टर, उसके तरफ आप अपना फिंगर को मोड़ेंगे। ठीक है। तो ये जो मोड़ने के क्रम में जो आपका जो थंब है वो जिधर पॉइंट करेगा वो आपको एन कैप का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि एक्स से हम वाई की तरफ अपना थंब को मोड़ रहे हैं, सॉरी अपना फिंगर को मोड़ रहे हैं, तो वो आपको जेड एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है। यानी कि एन कैप यहाँ पर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अब अगर इसका उल्टा करते हैं कि वाई वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, मान लेते हैं एक वेक्टर है वाई है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक वेक्टर जो है एक्स वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब इसके पहले हम लोग एक्स क्रॉस वाई निकाले, अब वाई क्रॉस निकालते हैं एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो वेक्टर पहले आता है उस पर हम राइट हैंड रखेंगे। तो यानी कि उस वेक्टर के अलॉन्ग हम राइट हैंड रखेंगे, यानी कि यहाँ पर इस केस में हम वाई पर, है ना, राइट हैंड रखेंगे, और फिर उसको एक्स वेक्टर जो है उसके तरफ अपना फिंगर को मोड़ेंगे। तो उस केस में जो आपका थंब आएगा जिधर पॉइंट करेगा वो आपका हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। और इस केस में जब आप वाई पर रख के आप एक्स की तरफ मोड़ेंगे तो आपको जो थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट किया करेगा, तो यानी कि डायरेक्शन अब आपको अपोजिट आ रहा है। तो एक्स क्रॉस वाई और वाई क्रॉस एक्स दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर देखा कि आपने कि एक्स क्रॉस वाई जो निकाला है ना, और वाई क्रॉस एक्स दोनों सेम नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग तो अलग वेक्टर। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होता है, तो उसमें अगर हम मान लेते हैं ए क्रॉस बी निकाले, तो वो किसके बराबर नहीं होगा? बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी का शो करता है? ये आपको
ये आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक, ये तो हुआ डायरेक्शन का बात, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बात हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपोनेंट फॉर्म हम आगे देखने जा रहे हैं। तो उसके पहले हम जो आई जे और के कैप जो यूनिट वेक्टर है जिससे हम कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल में हमने आई कैप इंटू आई कैप, तो आई कैप इंटू आई सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप, वो किसके बराबर हो जाएगा? आई कैप क्रॉस आई कैप आपको बराबर हो जाएगा मॉडुलस आई कैप, तो ये हो गया 1, मॉडुलस आई कैप ये हो गया 1। ठीक, और साइन कितना एंगल बन जाएगा? साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0, एन कैप का बात ही नहीं करना है क्योंकि ये वैल्यू आ गया आपको 0। तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे क्रॉस जे भी इसी तरह से 0, के क्रॉस के भी 0। ठीक, तो सेम अगर वेक्टर के बीच में हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका जो वैल्यू है 0 आएगा। वही आई कैप क्रॉस अगर जे कैप का बात करें तो उनके बीच का एंगल जो है वो बनेगा आपको, वो बनेगा 90। ठीक, वो 90 बनेगा। इसका जो वैल्यू है ये मॉडुलस आई इंटू मॉडुलस जे इंटू साइन थीटा, उसका वैल्यू 1 आ गया। और एन कैप आपको निकालेंगे, एन कैप राइट हैंड रूल से, तो वो आपको आ जाएगा के कैप, के के डायरेक्शन में एन कैप आएगा तो हम इसको बोलेंगे के कैप। तो आई क्रॉस जे वो क्या होगा? के। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड इसका 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1, तो इसको सिंपली 1 को नहीं दिखा रहे हैं, के कैप। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई कैप आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, जैसे आई क्रॉस जे हमने निकाला वो के कैप आया, जे क्रॉस के आपको आई कैप आएगा, के क्रॉस आई कैप आपको जे कैप आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस सर्किल से याद रखेंगे कि अगर इस सर्किल में हम इस तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम मेरा पॉजिटिव आएगा। जैसे कि के क्रॉस अगर हम आई निकालें, है ना, के क्रॉस आई कैप, तो के क्रॉस आई कैप आपको आएगा जे कैप। ठीक, जे क्रॉस के कैप निकाले तो आपको आएगा आई कैप। ठीक है, आई क्रॉस जे निकाले तो आपको आएगा के कैप। ठीक, लेकिन जस्ट अगर उल्टा किए इस अगर आप क्लॉकवाइज है, के क्रॉस जे निकाले तो आपको आएगा आई कैप, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि आप डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं। इस मतलब ये सिंबल को यूज करके आप जनरली याद करने की कोशिश करते हैं, एक शॉर्टकट तरीका बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें आप ये क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, तो आपको के क्रॉस जे कैप आपको क्या आएगा? आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप। ठीक है, ठीक, आप राइट हैंड रूल से भी इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंपोनेंट फॉर्म में आप जो यूनिट वेक्टर है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमने देख लिया। और इसको आगे हम जब कंपोनेंट फॉर्म में निकालना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना होगा, तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे चलिए पहले कंपोनेंट फॉर्म में बात कर लेते हैं। एक वेक्टर मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एक वो कंपोनेंट में हम दिखा रहे हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक, वहीं बी वेक्टर को हम दिखा रहे हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके, यानी कि हम जैसे कि A1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर B1 से, फिर B2 से, फिर B3 से, फिर उसी तरह से A2 को मल्टीप्लाई करेंगे B1 से, B2 से, B3 से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। ठीक, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा ये आएगा। इसको आप कॉपी में करके आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि यही प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो मेरा कंपोनेंट है वो आया A1 B1 आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप आपको कितना हो जाएगा? आई कैप क्रॉस आई कैप आपको 0 हो जाएगा। तो वैसे ही जहाँ जे कैप क्रॉस जे कैप है वो भी 0, जहाँ के कैप क्रॉस के कैप है वो भी 0। ठीक है, बाकी आई क्रॉस जे हम लोग सब इस वैल्यू निकाल चुके हैं पहले। तो इन सब कंपोनेंट का यहाँ पर जो है इन सब का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, उनका वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि निकाल के तो हम लोग रखे हैं अभी जस्ट। ठीक है, तो उनका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो थोड़ा सा मेरा मॉडिफाई हो गया। ठीक है, इसको सिंपली हमको क्या करना होगा?
तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको मॉडिफाई किया और इसको सिंपली जो ऐड हो रहा है, ठीक है, सिंपली जो ऐड हो रहा है उसको हम करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यू मेरा आ गया कुछ इस तरह से, ठीक। तो मेरा आ गया ए क्रॉस बी, आपको आ गया A1 B2 के कैप माइनस A1 B3 जे कैप माइनस A2 B1 के कैप। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हम इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में रीअरेंज कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम फिलहाल बता दे रहे हैं। फिलहाल देखने में इसको हम जो है थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इस तरह से मेरा वैल्यू आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया और इसको हम इस तरह से डिटर्मिनेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आता है कि ये डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। सिंपली मतलब कि हम इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको कंपोनेंट टर्म में सिंपली निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट के टर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए कि इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में कैसे लिखना है। पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आप कैसे लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कि ऊपर जो है सिर्फ आपको जो है यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप और के कैप, ये हरदम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड जो सेकंड रो है वहाँ पर आपको पहला वेक्टर का कंपोनेंट है, जबकि जो थर्ड रो है वहाँ पर आपको जो है सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो इसका जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर होता है, ठीक है। अब आप कैसे इसको इवेल्युएट करके देख सकते हैं, तो हम आपको एक डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। डिटर्मिनेंट आपको नहीं पढ़े तो आपको आगे जाके पढ़ना होगा, ठीक है। मैथ में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक चैप्टर ही आएगा, तो वहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट क्योंकि आगे कैलकुलेट करना है इसलिए पहले ये बात हो जा रहा है ना। तो ठीक है, हम पहले डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है यहाँ पर ABC है ना, 3 × 3 डिटर्मिनेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अभी बना रहे हैं हम 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6। ये एक अरेंजमेंट होता है नंबर का, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट इस तरह से करते हैं कि पहले हम लेंगे रो, हम इस रो के अलोंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहला हम लिए रो, पहला कंपोनेंट ए, ठीक। ए मल्टीप्लाई होगा किस तरह से, आप लेंगे ए के सामने जो भी ए के रो में एलिमेंट है उनको छोड़ देना है, बी के रो में जो एलिमेंट है, ए के कॉलम में जो एलिमेंट है, रो और कॉलम में उसके जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ देना है। तो बच्चा मेरा 2 3 5 6, ठीक है। वो क्रिस क्रॉस इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 6 12, फिर 5 × 3 15। तो 12 माइनस साइन लगता है 15, इधर से जो किए उसको यहाँ लिखेंगे और इधर से जो किए उसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ठीक है। आप फिर सेकंड टर्म पे, अब हम सेकंड टर्म यहाँ पे लिखेंगे माइनस, सेकंड टर्म जो आएगा माइनस में आएगा बी। सेकंड टर्म में इस रो के अलोंग कर रहे थे तो बी को लेंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो आपको एलिमेंट आ रहा है इस कॉलम में उसको छोड़ देंगे और इस रो में जो आ रहा है आपको एलिमेंट उनको छोड़ देंगे। तो बच्चा मेरा 1 6 और 3 4। तो 1 × 6 हो गया 6, 3 × 4 आ गया 12, तो -12, ठीक। ठीक, अब तीसरा कंपोनेंट आपको पॉजिटिव होगा। तीसरा कंपोनेंट है मेरा सी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव यहाँ पर लिए, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लिया आपने, ठीक है। यहाँ फिर से पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है, जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, बस आपको एक तरह से कैलकुलेशन करना सिखा दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। हम सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। तो सी के सामने सी का कंपोनेंट कैसे निकालिएगा, सी का इन इस रो में और इस कॉलम में आपने सारे एलिमेंट को छोड़ दिया, बचा आपका 1 5 2 4, ठीक है।
तो 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8, तो -8। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे जो वैल्यू है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो 15 12 माइनस 15 आपको आ गया तो ये आपको आ गया पहला टर्म -3a, दूसरा टर्म आ गया +6b, और तीसरा टर्म आ गया आपको -3c। ठीक है, तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे और इसका वैल्यू जो है कैलकुलेट करना हमने यहाँ पर देख लिया है ना। हम ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं इस तरह से, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। तो सबसे अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दो वेक्टर है मेरा, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए है मेरा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बी जो है मेरा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। इसको अरेंज कर लेते हैं पहले डिटरमिनेंट के टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर तो हम बोले थे यूनिट वेक्टर लिखाएगा आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड रो में आप हमने क्या लिखा, ए का कंपोनेंट, और वहीं पर जो थर्ड रो में जो है हमने कोफिशिएंट लिखा है बी का। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करिएगा, आई पहले लीजिएगा आई कैप, उसको फिर मल्टीप्लाई करेगा इस तरह से क्रिस क्रॉस, ये वैल्यू रखिएगा, फिर जे लीजिएगा वैल्यू, तो आपका 2 3 और हाँ, मतलब 2 3 और 3 -2 कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो मतलब जैसे हमने बताया था उस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा, तो आपका वैल्यू कुछ ये तरह से आ जाएगा, है ना। तो आई कैप आपने लिया, तो आई कैप का हुआ -2 5 इंटू 3 -15, फिर यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, फिर जे कैप में क्या बचेगा 2 इंटू -2 -4 -3 इंटू 3 -9। ठीक है, प्लस के कैप जब रहेगा तो आपको बचेगा ये, ठीक है, 2 इंटू 5 10 और -1 इंटू 3 3। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको सिंपली अब नीचे का वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा आ गया -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो इस तरह से हम कंपोनेंट फॉर्म में जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। और नॉर्मल फॉर्म में तो आपको ये फॉर्मूला याद है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ए का पता होना चाहिए, मॉडुलस बी यानी कि मैग्नीट्यूड बी का पता होना चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल। तो वो तो ईजी है, कंपोनेंट टर्म में थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको लगेगा। तो डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया है। आज के लिए इतना ही।